Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों this will be our last segment जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं. टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, अरेनियस इक्वेशंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी. तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो सेगमेंट है ये आपके लिए होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. क्या होता है व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. या कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं राइट नोट ऑन टेम्परेचर कोएफिशिएंट, है ना बच्चों, कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर नोट लिखिए. देखो बच्चों, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर. क्या होता है रेट कांस्टेंट, आपको मालूम है के होता है रेट कांस्टेंट. तो द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट. अगर मान लीजिए दो चीजें हैं, हमने इसके लिए भी रेट कांस्टेंट निकाला और इसके लिए भी रेट कांस्टेंट निकाला, और दोनों के बीच के अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है अगर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या सेल्सियस होता है तो बच्चों हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट. क्लियर. तो हम ये लिखते हैं बच्चों, आंसर बहुत प्यारा आंसर है, द रेशियो ऑफ हम क्या लिखते हैं बच्चों, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at two different temperatures is called as temperature coefficient. लेकिन उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स. कंडीशन भी है भैया, उनके बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए. having the difference of 10 degrees centigrade is called temperature coefficient. TC मैंने TC लिख दिया, temperature coefficient. फिर से समझो बच्चों, the ratio of rate constant यानी K at two different temperatures having a difference of 10 degrees Celsius is called as temperature coefficient. हम लिख सकते हैं बच्चों TC is equal to KT, ऊपर भी है KT नीचे भी है, दोनों तरफ टेम्परेचर रेट कांस्टेंट है और टेम्परेचर से रिलेटेड है, लेकिन उसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. बच्चों नोट कर लीजिए, इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. बच्चों जनरली ये जो दो टेम्परेचर होता है ना, ये 25 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. अगर कोई बोले कि भाई ये जो टेम्परेचर ये कितने होते हैं, सो जनरली द टू टेम्परेचर्स आर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस. तो बच्चों ये जो दो टेम्परेचर्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या लिख सकते हैं, TC इज इक्वल टू K 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई K 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बच्चों, एक होता है 35 डिग्री का और एक होता है 25 डिग्री का. तो ये हो गया बच्चों व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, बहुत आराम से नोट करिए. अब बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो बड़ा मजेदार टॉपिक है बच्चों, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना. हमारा अगला टॉपिक है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी. चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से हमारे पेपर में आता है बच्चों. राइट नोट ऑन, आप नोट लिखिए, राइट नोट ऑन, है ना, नोट लिखिए कौन कौन सी एनर्जी के बीच में. नंबर ए एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी
और नंबर बी थ्रेशोल्ड एनर्जी, नंबर बी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए इस ग्राफ से अच्छा कुछ नहीं समझ में आता। यदि आप ये ग्राफ समझेंगे योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। बच्चों हमने दो एक्सिस लिया है, एक हमने लिया एक्स एक्सिस और एक हमने लिया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया बच्चों, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखिए ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये क्या बताता है बच्चों, ये बताता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर कोई पूछे भाई कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये बताता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। भाई रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम बताते हैं कि रिएक्शन किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बताता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी है, यानी एनर्जी बढ़ रही है ऊपर। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा टॉपिक था व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। हमारा पहला टॉपिक है बच्चों व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, कि भाई तिवारी सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब बच्चों यहां ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी की पूरी एक्टिवेशन एनर्जी है। यहां जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम मतलब सबसे कम है, और हम उसको एनर्जी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन, वो एनर्जी जो हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ताकि वो रिएक्शन के लिए तैयार हो जाए, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी, देखो थ्रेशोल्ड की बात ही नहीं कर रहा अभी मैं, थ्रेशोल्ड की बात ही नहीं कर रहा, ये एनर्जी बैरियर है। फिसल पट्टी देखते हैं, यदि हम फिसल पट्टी में चढ़ते 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 सबसे ऊपर चले जाए, फिसल पट्टी सर, तो वहां से अगर अपन आएंगे सर सीधे नीचे फिसल जाएंगे, लेकिन वहां तक आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल, टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल काहे के लिए, फॉर केमिकल रिएक्शन। किसी भी मॉलिक्यूल को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए जितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे मैं देखिए डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेड मॉलिक्यूल या रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेड मॉलिक्यूल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट। देखो यहां देखो ग्राफ में, देखो आप ग्राफ में समझ आ रहा है, required to activate the reactant molecules, activate the reactant molecules is called activation energy, है ना, is called activation energy। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए होती है, उसे हम एक्टिवेशन, उसे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं बच्चों, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय EA। तो क्लियर हो गया भाई तिवारी सर, क्लियर हो गया बिल्कुल, कि ये जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए होती है, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और हम इसे ये से डिनोट करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये एनर्जी बैरियर है कि अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक पहुंच गई तो अब आप प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो बच्चों दैट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, भाई एक्टिव होना तो यहीं से शुरू हो जाएगा, मॉलिक्यूल एनर्जी दिया, एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया, ये फुल एक्टिव हो गया। जब वो फुल एक्टिव हो गया तो अब यहां से वो प्रोडक्ट बना सकता है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आफ्टर विच रिएक्टेंट कोलाइड विथ ईच अदर एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की वो लिमिट जबकि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, फिसल पट्टी पे सर्र से फिसल जाए, क्रॉस कर जाए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, हम उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में पूछते हैं व्हाट इज राइट नोट ऑन थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड THRESH थ्रेश होल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू विच reactant cross the energy barrier and form product is called as threshold energy। एक्टिवेशन एनर्जी की वो मात्रा जिसके कारण जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए और प्रोडक्ट बना दे, उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, है ना, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बच्चों। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, आफ्टर विच, जिसके बाद, आफ्टर विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस द एनर्जी बैरियर, आफ्टर विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस द एनर्जी बैरियर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड फॉर्म प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बना लेते हैं, एंड फॉर्म प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट बना लेते हैं, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी की वो मैक्सिमम लिमिट जिसके बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सीधे प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं बच्चों। उसे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। कभी कभी बच्चों हमसे पेपर में एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछी जाती है ना। राइट डाउन, पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों, हमारे पेपर में राइट डाउन रिलेशन बिटवीन, राइट डाउन रिलेशन, किस किस के बीच में रिलेशन? ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी एंड ETH मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों के बीच में क्या लिखो? रिएक्शन मतलब रिलेशन लिखो। तो बच्चों हम कह सकते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या होगी? इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी यहां तक की एनर्जी माइनस एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ETH माइनस मिनिमम एनर्जी ऑफ, माइनस ये हो जाएगा मिनिमम एनर्जी ऑफ, माइनस ये छुप रहा है बच्चों, माइनस मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कितना इजी है बच्चों, कितना इजी है। फिर से सुनिए, क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी? वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जिसके कारण रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे। ER मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, EP मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए दो रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट बना रहे, उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या रिलेशन होती है एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में? यहां से यहां तक आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक बच्चों पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए, क्योंकि आपके लिए समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? चलिए अब बच्चों हमारे पेपर में कभी कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको ये डायग्राम बताया है, इसलिए यहीं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं, है ना। क्योंकि भाई डायग्राम बना है, दोबारा हमें डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, तो थिंग्स विल बी क्लियर टू अस, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आता है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है पेपर में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट on the rate of reaction, on the rate of reaction, किसी भी रिएक्शन के रेट में कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? किसी भी रिएक्शन के रेट में कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? ये ग्राफ है बच्चों, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। बच्चों कैटलिस्ट क्या होता है बताइए? आई एम योर कैटलिस्ट भाई, क्योंकि मैं आप पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आए। योर पेरेंट्स, आपके फादर मदर, ये भी आपके कैटलिस्ट है, वो आपकी हेल्प करते हैं परीक्षा के दिनों में ताकि आपके अच्छे नंबर आए। तो कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंस विच डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता,
बट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। कैसे भाई, गाड़ी का आपने एक्सीलेटर देखा है ना, वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो अगर कोई बात कैटेलिस्ट की करें, भाई व्हाट इज कैटेलिस्ट, तो हम एक लाइन लिख दें कि कैटेलिस्ट आर दी केमिकल सब्सटेंसेस। जो कैटेलिस्ट होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेते, विच डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, बट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बट कैन इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं, और डिक्रीज क्या, दी रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हमारा प्रश्न तो ये नहीं था, ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया कि भाई कैटलिस्ट होता क्या है। हमारा क्वेश्चन कुछ और था कि रेट ऑफ रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे कैटलिस्ट ले लिया, हमारा कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, देखिए ग्राफ देखिए, ये देखिए ग्राफ हो रहा है। ये जो मैं ब्लू कलर के पेन से बना रहा हूं ये हमारा ग्राफ है, ये जो मैं ब्लू कलर के पेन से बना रहा हूं ये हमारा ग्राफ है। बच्चों इसने क्या किया, कैटलिस्ट ने क्या किया, बताइए। ऊपर वाली जो तुम्हारी कंडीशन है ये पहली वाली कंडीशन है, ऊपर वाली जो कंडीशन है ये पहली वाली कंडीशन है, पाथ फॉलोड बाय अनकैटलाइज्ड सब्सटेंस। ऊपर वाली जो रिएक्शन है ना, ये क्या है, ये वाली जो जगह है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ये वाली जो जगह है वो क्या है, पाथ फॉलोड बाय अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, जिसमें हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन ऊपर वाला। और ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने बनाया है, ये जो नीचे आ रही है ब्लू वाली लाइन, थोड़ा और नीचे कर दें इसको, थोड़ा सा इस ब्लू लाइन को हम और नीचे कर दें बच्चों, ये लीजिए कर दिया। ये क्या है, ये पाथ फॉलोड बाय कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये जो नीचे मैंने कर दिया ये क्या है बच्चों, ये पाथ फॉलोड बाय कैटलाइज्ड रिएक्शन, कैटलाइज्ड रिएक्शन। ऊपर हमने कैटलिस्ट नहीं लिया, तो बच्चों जब हमने कैटलिस्ट नहीं लिया तो ये बताइए एक्टिवेशन एनर्जी कम थी कि ज्यादा थी। तिवारी सर अगर आपने कैटलिस्ट नहीं लिया था तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी। लेकिन अगर हमने इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट ले लिया, पाथ फॉलोड बाय कैटलाइज्ड रिएक्शन, तो जब कैटलाइज्ड रिएक्शन ले लिया तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई घट गई। तिवारी सर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो अब क्या होगा, मॉलिक्यूल को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिवेट करवाने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तिवारी सर हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट क्या करता है, हम ये कह सकते हैं, यहां पर हम इसका रिजल्ट ले सकते हैं, जो भी कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट मैं यहां आ जाता हूं ताकि बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट का काम क्या है, यहां पे लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेशन एनर्जी किसका भाई, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है भाई बताओ, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना। जो कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों बताओ, कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लोअर्स करता है कि नहीं करता, है ना। बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that product can be formed easily, so that product can be formed easily, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आसानी से बन जाए। तो कैटलिस्ट लोअर्स डाउन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that product can be formed easily, है ना, by crossing the energy barrier, तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दो लाइन में होगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो वी कैन से दैट कैटलिस्ट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, उस एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम कर देता है
so that product can be formed easily by crossing the energy barrier, by crossing the energy barrier early. पहले एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, लेकिन क्या होगा कि जब कैटलिस्ट जो होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, इसलिए जल्दी से एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाएगा। तो एनर्जी बैरियर जल्दी क्रॉस कर जाएगा तो क्यों, यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, है ना, ज्यादा फॉर्म होगा। तो ये था बच्चों इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। नोट कर लीजिए, ग्राफ के माध्यम से बहुत मजेदार समझ में आएगा बच्चों ये चीज आपको। भाई कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ती थी कम देनी पड़ेगी। वो प्रोडक्ट धीमी गति से बनाता था, प्रोडक्ट तेज गति से बनाएगा। तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट तेजी गति से बनाएगा, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो क्या होगा, हम ये कह सकते हैं तिवारी सर कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, है ना, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। हर वो चीज जो ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।